वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आपको लास्ट वीडियो अच्छी लगी होगी। हमने चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट किया था, मिसकम्युनिकेशन। हमने उस वीडियो में 2 बैरियर्स कवर अप कर लिए थे, सिमेंटिक बैरियर और ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पर्सनल बैरियर। पर्सनल बैरियर में 2 पार्ट आते हैं, बैरियर रिलेटेड टू सुपीरियर्स एंड बैरियर रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। पहले हम सुपीरियर्स के लिए देख रहे थे क्या क्या बैरियर्स आते हैं। एटीट्यूड ऑफ सुपीरियर्स, इसमें क्या होता है, जो एटीट्यूड होता है टॉप लेवल्स का, उसका इफेक्ट होता है सबसे ज़्यादा कम्युनिकेशन पे। और जो अनफेवरेबल कम्युनिकेशन होती है वो उनके एटीट्यूड को लेके ही होती है, जिसकी वजह से वो इम्पोर्टेंस नहीं देते कम्युनिकेशन को और वो एक बैरियर बन जाता है। ठीक है। उसके बाद आता है फियर ऑफ पोजीशन। हर किसी को हाई ऑफिस में ये होता है, अपनी पोजीशन का काफ़ी डिज़ायर रहता है कि हमें इस अप्रोच पे रहना है, इस अप्रोच पे रहना है। और इन सब की वजह से वो उन कम्युनिकेशन और आइडियाज़ पीछे रह जाते हैं, जिसकी वजह से एक वीकनेस आ जाती है कम्युनिकेशन में, कम्युनिकेट करने में, अपने आइडियाज़ आगे लाने में। उसके बाद है इंस्टेंस्ड ऑन प्रॉपर चैनल। जो टॉप लेवल के सुपीरियर्स होते हैं वो कम्युनिकेशन को इतना इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जिसकी वजह से इनरेगुलेटरी रहती है, मतलब रेगुलर नहीं रहती कम्युनिकेशन। और सम टाइम जो पॉसिबल नहीं होते वो चैनल भी वो अप्लाई नहीं करते और अपने काम को जस्ट क्विकली करना चाहते हैं, कैसे भी अपना काम जल्दी हो जाए, चाहे वो किसी तरीके से हो। और कई बार इस कंडीशन को और इस अथॉरिटी को लेके वो एक कम्युनिकेशन का बैरियर बन जाता है। इसके बाद है शॉर्टेज ऑफ टाइम। जो टॉप लेवल के मैनेजर होते हैं वो काफ़ी ओवर बर्डन होते हैं, उनके पास काफ़ी वर्कलोड होता है और जिस वजह से वो अटेंशन नहीं दे पाते कम्युनिकेशन करने में अपने आइडियाज़ को। और उन्हें ये नहीं पता होता कि कम्युनिकेशन करने से, ज़्यादा बातचीत करने से, अपने आइडियाज़ रखने से जल्दी जल्दी काम हो सकता है, पर नहीं, वो बस अपने आप को फटाफट अपने काम को करना चाहते हैं और उनके पास टाइम भी कम होता है, जिस वजह से वो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते और एक वो बैरियर बन जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ अटेंशन। वो कभी भी अटेंशन नहीं देते, मतलब जो उनकी लैक ऑफ अटेंशन है वो ड्यू टू कम्युनिकेशन की वजह से। वो कम्युनिकेशन नहीं करेंगे तो उनको अटेंशन भी नहीं मिलेगी और उस कम्युनिकेशन को भी वो अटेंशन नहीं देते। ये लगा लीजिए द फ्लो ऑफ कम्युनिकेशन गेट्स हिंड्रेंस, उनके लिए कि ये हिंड्रेंस बन जाता है, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस में, उनकी वर्क परफॉर्मेंस में डिले होता है और वो इतना इनकन्वीनियंट हो जाता है कि वो काम को अच्छे से कर ही नहीं पाते हैं सुपीरियर्स। ठीक है। उसके बाद आता है बैरियर्स रिलेटेड टू सबऑर्डिनेट्स। सबऑर्डिनेट्स के लिए क्या है, अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट। सबऑर्डिनेट्स वो चाहते ही नहीं कि हम अपनी इंफॉर्मेशन सुपीरियर्स को दें। वो सिर्फ ये होता है कि हमारा नेगेटिव नेचर होगा, वो अफेक्ट करेगा और हमारी इंफॉर्मेशन को कंसील करेगा। दैट्स वाई वो अपनी सिर्फ ऑर्डर्स पूरे करते हैं और वो उनका काम होता है कि हम कम्युनिकेशन को उनका हिंड्रेंस ही रह जाता है, जिसकी वजह से वो बैरियर बन जाता है। उसके बाद है लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव। जो लैक ऑफ इंसेंटिव है वो सबऑर्डिनेट्स को एक हिंड्रेंस क्रिएट करता है कम्युनिकेशन की, जिसकी वजह से जो सजेशंस और आइडियाज़ है वो उनको इम्पोर्टेंस दी ही नहीं जाती है और सुपीरियर्स इग्नोर करते हैं अपने सबऑर्डिनेट्स को, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो जो उनके आइडियाज़ होंगे वो चेंज कर देंगे उनके फ्यूचर को, मतलब सुपीरियर्स के फ्यूचर को, इसलिए वो आइडियाज़ नहीं देते और ना ही लेते हैं। उसके बाद है इमोशनल एंड परसेप्शन बैरियर, परसेप्शनल बैरियर। फर्स्ट है प्री मैच्योर इवोल्यूशन। जो रिसीवर होता है वो ट्राई करता है अपनी इन्फॉर्मेशन को ट्रांसमिट करने के लिए, काफ़ी सारे मीनिंग निकालता है, कई बार वो गलत भी निकाल देता है, जिसकी वजह से वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है वो एक थोड़ा सा हिंड्रेंस हो जाता है उस चीज़ के लिए। फिर है इमोशनल एटीट्यूड। जो नेचर होता है वो कई बार बैलेंस और ईज़िली नहीं हो पाता, जिसकी वजह से कम्युनिकेशन हो जाती है और जो रिसीवर है मैसेज को मेंटली अपसेट कर देता है अनफेवरेबल मीनिंग्स होने के चक्कर में। उसके बाद है पुअर रिटेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन। जो इन्फॉर्मेशन है वो ट्रांसफ़र तो हो जाती है, रियलिटी में वो रिड्यूस भी हो जाती है, बट वो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन होती है वो केयरलेसनेस की वजह से भी हो सकती है। क्या पता वो केयरली उन्होंने ना सेंड की और जिसकी वजह से वो एक बैरियर बन जाता है। इसके बाद है इगोस्टियम।
उसमें क्या होता है, जो उनके खुद के आइडियाज़ होते हैं वो उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, बल्कि दूसरों के आइडियाज़ को वो सुनना भी पसंद नहीं करते, जिसकी वजह से पीपल अंडरस्टैंड नहीं कर पाते कि भाई हमारे आइडियाज़ में क्या प्रॉब्लम है, और वहीं पे हिंड्रेंस बन जाती है कम्युनिकेशन का। उसके बाद है फिजिकल बैरियर, फॉल्टी फिजिकल कंडीशन। कई बार जो फिजिकल कंडीशन है वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती, जिसके कारण ये बैरियर बन जाता है। लॉट ऑफ नॉइस होती है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा मीनिंग डिस्टॉर्टेड हो जाता है। पुअर लाइटनिंग, पुअर चैनल की वजह से भी और पुअर चैनल्स की वजह से भी काफ़ी दिक्कत हो जाती है। राइटिंग क्लैटर, जो लिखा होता है वो समझ भी नहीं आता और वो अच्छे से एक्सप्रेस्ड भी नहीं किया होता, तो यहाँ दिक्कत आ जाती है। अब हमने मिसकम्युनिकेशन के बैरियर्स पढ़े थे। अब हम इन मिसकम्युनिकेशन को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कौन कौन से ऐसे आइडियाज़ और थॉट्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा अच्छा और इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ना ही ऑर्गेनाइजेशन में ना हमारे कोई फिजिकल में लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो। तो ये इसके 10 पॉइंट हैं। चलो करते हैं वन बाय वन डिस्कस। फर्स्ट है थिंक अबाउट पर्पस एंड ऑडियंस। सबसे पहले हमारा पर्पस देखो कि हमारा क्या पर्पस है, हमारा क्या क्या हमारा माध्यम है हमारे पॉइंट को दूसरों तक पहुंचाने का, और हमारी ऑडियंस कैसी है, वो किस तरीके से वो किस तरह से हमें समझ सकते हैं। हम सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि थिंक अबाउट योर पर्पस, मतलब आपका इन्फॉर्मेशन को देखो, और ऑडियंस के बारे में सोचो कि हमारी ऑडियंस किस तरह की है और वो किस तरह से हमें अच्छे से समझ पाएगी। हमें सबसे पहले अपने पर्पस को स्टडी करना होगा, और अब फिर उसके बाद अपनी ऑडियंस को स्टडी करना होगा, फिर जाके हम अपना मैसेज ट्रांसफ़र कर पाएंगे। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, टेल द ऑडियंस वट यू एक्सपेक्ट। फिर ऑडियंस को स्टडी करने के बाद आप अपनी ऑडियंस को ये बताओ कि हम आपसे क्या उम्मीद रखते हैं, हम आपका कैसा कैसा रिस्पॉन्स चाहते हैं, हमें कैसे कैसे आपके आइडियाज़, कैसे कैसे आपकी थॉट्स और कैसे कैसे आपके सजेशन चाहिए, ताकि हम ऐसे ऐसे कर सकें। फिर है यूज़ ऑफ इजी लैंग्वेज। सबसे ज़्यादा इजी लैंग्वेज का यूज़ किया जाए। अगर वो पिक्चर्स के फॉर्म में ज़्यादा समझ सकते तो पिक्चर्स ही यूज़ करो अपने मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए। अगर वो हिंदी लैंग्वेज सुने तो उन्हें हिंदी ही बोलो, वो अगर इंग्लिश में समझ आते तो इंग्लिश में समझो। मतलब सबसे ज़्यादा जो ईजी उनके लिए कंफर्टेबल हो, जिसमें सबसे ज़्यादा वो कंफर्टेबल हो, हमें वही लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। स्टिक टू द पॉइंट। जो आपने अपने पॉइंट्स मार्क किए हैं, जो अपना कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, जो आप अपना पर्पस रखना चाहते हो, जो अपना आइडिया भेजना चाहते हो, उस पॉइंट पे मतलब वहीं उस पे कॉन्फिडेंट रहो। ये नहीं कि बार बार अपने वर्ड्स को मैनिपुलेट करते रहो, नहीं, स्टिक टू द पॉइंट। फिर है कनेक्ट न्यू इन्फॉर्मेशन टू एग्जिस्टिंग आइडियाज़। जो नई इन्फॉर्मेशन है, जो नए आइडियाज़ हैं, उनको लाओ, जिनकी जैसे वो जो ऑडियंस है वो एनकरेज होए, मोटिवेट होए। वो ये नहीं सोचेगी कि हाँ ये तो पुराने तरीके, ये तो हम कर चुके हैं, ये हम कर सकते हैं। नहीं, वो आइडियाज़ लाओ जो तुम नहीं कर सकते और जो तुम्हें करने चाहिए, और जिससे तुम्हें काफ़ी ज़्यादा रीच मिल सकती है, काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है। तुम वो आइडियाज़ लाओ, ठीक है। उसके बाद है एम्फिसाइज एंड रिव्यू की पॉइंट्स। फिर तुम क्या देखो कि जो तुम्हारा पर्पस है, जो तुम्हारा आइडियाज़ है, उसके की पॉइंट्स निकालो, मतलब हेडलाइंस निकालो, जिसके जब पहले पीपल आपका सम अप देख ले कि आप बताना चाहते हो, फिर आप उन्हें एक्सप्लेन करो अपने आइडियाज़ के बारे में। पहले तो आप प्रेजेंट ही करोगे ना अपने आइडिया को कि हमारा ये आइडिया और हम इसको ऐसे ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो की पॉइंट्स निकालो। उसके बाद है मिनिमाइज नॉइज़। जितना हो सके उतनी कम नॉइज़ रखो कि भाई तुम एक ऐसे एरिया पे जाओ, ऐसे एरिया पे अपनी इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करो जहाँ पे नॉइज़ कम हो और जहाँ इंटरप्शन के, डिस्टोर्शंस के और बैरियर्स के कम चांसेस है। उसके बाद है फिज़िकली अपीलिंग रिटर्न डॉक्यूमेंट्स। अगर वो चाहते हैं कि फ़िज़िकल हमें वो मिले, रिटर्न डॉक्यूमेंट्स मिले, तो आप उन्हें वही प्रोवाइड करो ताकि उनके पास एक अट्रैक्टिव और एक फॉर्मेट हो, वो ताकि उनको जब भी ज़रूरत पड़े तो वो रीड आउट कर सकें इन सब चीज़ों को, और वो अच्छे से उस चीज़ को समझ पाए, उनके पास प्रूफ हो। उसके बाद है एलिमिनेट एनवायरमेंटल कॉम्पिटिशन। फिर तुम अपने कंपटीशन को एलिमिनेट करो, एज्यूम करो कि हमारे कौन कौन से कंपटीशन है और हमें किन किन से ज़्यादा रीच करना है और किन किन कंपटीशन को अपने कॉम्पिटिटिव लेवल से हटाना, अपने कंपटीशन से साइड आउट करना है।
फिर ये देखो अपना एनवायरनमेंट, देखो कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, कॉम्पिटिटिव है, मीडियोकर है या पुअर है, या फिर आपकी ऑडियंस कैसी है, उनकी डिमांड क्या है, वो क्या चाहते हैं, किस प्रोडक्ट की उनके प्रेफरेंसेस, उनकी डिमांड्स, उनके लाइक डिसलाइक, सब कुछ देखो। ये सब देखना पड़ता है अपने एनवायरनमेंट को, अपने एनवायरनमेंट के कॉम्पिटिशन को देखने के लिए। फिर है फैसिलेट फीडबैक, उनका फीडबैक मिलना भी बहुत जरूरी है। उनके फीडबैक को फैसिलेट करो, उनके फीडबैक को समझो, उनके सजेशन लो और फिर अपने उस काम को इम्प्रूव करो जो उनके सजेशन है, जो उनकी फीडबैक है। और जो फीडबैक होता है वो सबसे मेन होता है, ताकि जो हमारी जो कम्युनिकेशन है, जो हमारी प्रोडक्ट है, जो हमारा भी काम है, उसे हमें इम्प्रूव करने का और ज़्यादा मौका अच्छा मिल जाता है। ठीक है, बस यहीं पे आपका ये चैप्टर नंबर 5 ख़त्म होता है। हमने 5 चैप्टर कर लिए। आपको 1 से लेके 5 चैप्टर में किसी भी टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मेरे को बता सकते हैं, मैं आपके लिए एक वीडियो कवर अप कर दूँगी। और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। हम बहुत जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ और एक न्यू चैप्टर के साथ।